नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ग्लोबल हेडलाइन को डिकोड करने वाले हैं जिसने इंटरनेशनल कूटनीति में सच में हलचल मचा दी है। सोचिए, जापान जो अपनी शांति प्रिय नीतियों के लिए जाना जाता है, वो अब घातक हथियारों के एक्सपोर्ट पर लगा अपना बहुत पुराना बैन हटा रहा है। ये एक ऐसा फैसला है जो दशकों पुरानी नीतियों को पूरी तरह से पलट कर रख रहा है। आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास है। आखिर वो देश जिसने कभी युद्ध ना करने की औपचारिक कसम खाई थी, वो अचानक पूरी दुनिया को हथियार क्यों बांट रहा है? ये कदम जापान की उस मॉडर्न छवि के बिल्कुल उलट है जिसे आज पूरी दुनिया मानती और पहचानती है। कंट्रास्ट देखिए, जब हम आज के आधुनिक जापान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? टोयोटा, सोनी, एक बेहद सुरक्षित समाज और वो पासपोर्ट जो दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ताकतवर है ना? लेकिन अब दूसरी तरफ देखिए, यही देश अचानक से ग्लोबल लेवल पर जंगी जहाजों और घातक हथियारों के बाजार में कदम रख रहा है। ये शिफ्ट वाकई चौंकाने वाला है। और इस पूरी कहानी के केंद्र में एक बहुत अहम नंबर है, 80। पूरे 80 साल। ये वो समय है जब तक जापान ने हथियारों के एक्सपोर्ट पर सख्त पाबंदियां लगाए रखी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो कभी भी दुनिया के लिए दोबारा कोई खतरा ना बन सके। जापान ने खुद को इस व्यापार से पूरी तरह दूर रखा था। तो ऐसा क्या हो गया कि उन्हें यह फैसला बदलना पड़ा? इस 80 साल के लंबे बैन की अहमियत को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलटना होगा। हमें इंपीरियल एक्सपेंशन के उस अंधकारमय दौर को देखना होगा जिसकी वजह से इस प्रतिबंध को लागू करना इतना जरूरी हो गया था। उस समय इंपीरियल जापान का विस्तार कितनी तेजी से हुआ, ये टाइमलाइन उसे बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है। 1931 में मंचूरिया पर कब्जा, 1937 का भीषण युद्ध और फिर 1941 में पर्ल हार्बर का वो अचानक किया गया हमला जिसने अमेरिका को सीधे युद्ध में खींच लिया। ये तेजी से बढ़ता हुआ तबाही का दौर था जिसका अंत 1945 में हिरोशिमा पर हुए परमाणु हमले और जापान के संपूर्ण आत्मसमर्पण के साथ हुआ। और उस दौरान जापानी सेना के तरीके किस हद तक चरम पर थे, उसे समझने के लिए बस यूनिट 731 का नाम ही काफी है। ये इंपीरियल जापानी सेना की एक बेहद गुप्त जैविक और रासायनिक युद्ध अनुसंधान इकाई थी। ये इतिहास का वो हिस्सा है जिसके बारे में बात करना आज भी बहुत डरावना लगता है। तथ्य काफी विचलित करने वाले हैं। 2018 में द गार्जियन द्वारा पब्लिश एक रिपोर्ट में इन बातों का दस्तावेजीकरण किया गया था कि इस यूनिट ने 3000 से अधिक बंदियों पर अमानवीय प्रयोग किए थे। उन्हें अत्यधिक ठंड में रखना, बिना एनेस्थीसिया के सर्जरी करना, शरीर में पैथोजन डालना और बंदियों पर सीधे हथियारों का टेस्ट करना। इस क्रूरता ने पूरे रीजन में जापान के खिलाफ एक ऐसा डर पैदा कर दिया था जो आज तक पूरी तरह नहीं मिटा है। और इस आक्रामकता का स्केल देखिए। 1942 तक आते आते जापानी साम्राज्य का कब्जा मंचूरिया से लेकर नीचे इंडोनेशिया तक फैल चुका था। ये विस्तार इतना विशाल था कि 1945 में जब जापान ने सरेंडर किया तो विजेता देशों ने तय किया कि इस देश को एक संपूर्ण रीसेट की आवश्यकता है। उस भयंकर तबाही के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव आया, एक शांतिवादी शपथ या पैसिफिस्ट वोव का दौर। विजेता देशों ने एक ऐसा कट्टर समाधान लागू किया जिसने जापान की दिशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। और इसका आधार बना उनके संविधान का आर्टिकल 9। 1947 में अमेरिकी जनरल डगलस मैकार्थर की देखरेख में इसे सीधे जापान के नए संविधान में ही लिख दिया गया। इसके तहत जापान ने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए युद्ध के अधिकार को हमेशा के लिए त्याग दिया। यह पूर्ण शांतिवाद की एक पक्की कानूनी शपथ थी। अब सवाल था कि अगर सेना नहीं होगी तो देश की रक्षा कैसे होगी? यही एंट्री होती है यूएस सिक्योरिटी शील्ड की। 1960 में अमेरिका के साथ एक सुरक्षा संधि पर हस्ताक्षर हुए। आज भी जापान में 55,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अपनी रक्षा का जिम्मा अमेरिका को सौंपकर जापान ने अपना पूरा फोकस और बजट सेना से हटाकर तकनीक और आर्थिक विकास पर लगा दिया। और उनकी ये रणनीति कितनी सफल रही? खैर, 188 ये उन देशों की संख्या है जो आज जापानी नागरिकों को बिना वीजा के एंट्री देते हैं। ये शानदार आंकड़ा साबित करता है कि जापान ने एक आक्रामक सैन्य शक्ति से खुद को कैसे एक बेहद सफल और शांतिप्रिय सॉफ्ट पावर में ट्रांसफॉर्म कर लिया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अमेरिका की सिक्योरिटी शील्ड के भरोसे बना ये शांति का युग अब हिलने लगा है। कुछ बड़े बदलाव इस नई स्थिति के कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक बन रहे हैं। जापान असल में एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में फंस गया है। एक तरफ रीजनल खतरे बढ़ रहे हैं,
जैसे उत्तर कोरिया और चीन की तेजी से बढ़ती सैन्य ताकत, और दूसरी तरफ उनके सबसे बड़े सहयोगी यानी अमेरिका की रक्षा प्रतिबद्धताओं में आ रही अस्थिरता। ये एक ऐसा सिनेरियो है जो जापान को अपनी दशकों पुरानी नीतियां बदलने पर मजबूर कर रहा है। यहाँ पर ट्रंप इफेक्ट का जिक्र करना बहुत जरूरी है। पिछले अमेरिकी प्रशासन के दौरान जापान के ऑटो सेक्टर पर 35% टैरिफ लगाने की धमकी दी गई, जिसने उनके बाजारों को बुरी तरह हिला दिया। कूटनीतिक बैठकों में पर्ल हार्बर के इतिहास का मजाक तक उड़ाया गया और दशकों पुराने अमेरिकी सुरक्षा समझौते की जरूरत पर ही सवाल खड़ा कर दिए गए। इसने जापानी नेतृत्व के उस भरोसे को जड़ से हिला दिया जो उन्होंने अमेरिका पर कर रखा था। और फिर एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सच में नींद उड़ा दी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नवंबर 2025 में अमेरिका ने अपनी महत्वपूर्ण मिसाइल रक्षा प्रणालियों को जापान से हटाकर खाड़ी देशों की ओर रीलोकेट करने का निर्णय लिया। अपनी धरती से भौतिक रक्षा प्रणालियों की इस वापसी ने जापान को यह साफ कर दिया कि अब अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ किसी और पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इन सारे ट्रिगर्स और चेतावनियों के बाद अब हम आज के उन आधुनिक सौदों पर आते हैं जो ये बता रहे हैं कि जापान का रिएक्शन क्या है। उन्होंने सीधा घातक हथियारों के बाजार में कदम रख दिया है। इन सौदों के स्केल पर जरा गौर करें। ऑस्ट्रेलिया को 11 युद्धपोत देने के लिए पूरे $7 बिलियन की भारी भरकम डील, और साथ ही भारत को उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट के को प्रोडक्शन का ऑफर। इससे यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि जापान इस बाजार में सिर्फ अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा रहा, बल्कि वो प्रमुख सैन्य गठबंधनों में पूरे दमखम के साथ उतर रहा है। और यहां जो तकनीक जापान ऑफर कर रहा है वो एक रियल गेम चेंजर है। मोगामी क्लास के ये युद्धपोत अपने स्टेल्थ डिजाइन की वजह से रडार को आसानी से चकमा दे सकते हैं। ये इतने एडवांस्ड हैं कि जहां आमतौर पर 200 क्रू मेंबर्स लगते हैं, ये सिर्फ 90 लोगों के साथ काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये पनडुब्बियों को ट्रैक करने में स्पेशलिस्ट हैं, जो आजकल के रीजनल खतरों से निपटने के लिए बिल्कुल सटीक हैं। यही वजह है कि जापानी हथियारों की ग्लोबल मांग आसमान छू रही है। ये डेटा साफ दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, यूक्रेन, फिलीपींस और इंडोनेशिया समेत करीब 17 देश जापानी हथियारों में गहरी दिलचस्पी दिखा चुके हैं। दुनिया भर के वो देश जो जापान की तरह ही अपने रीजन में खतरों का सामना कर रहे हैं, वो इन हथियारों को हासिल करने की कतार में सबसे आगे हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। क्या हथियारों के एक्सपोर्ट का ये नया फैसला एक मॉडर्न देश की अपनी और अपने सहयोगियों की आत्मरक्षा के लिए उठाया गया बस एक जरूरी कदम है, या फिर कहीं ये 80 साल पहले भुला दिए गए उस खौफनाक अतीत की वापसी का कोई संकेत तो नहीं? आधुनिक खतरों और गहरे ऐतिहासिक घावों के बीच संतुलन बनाते हुए जापान का ये नया रास्ता दुनिया को किस ओर ले जाएगा, ये देखना वाकई बेहद अहम होगा। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।